जब लंच टाइम ओवर हुआ, सब अपने अपने काम में वापस लग गए। अब ड्रीम डेकोर्स के ऑफिस में एक हॉट गॉसिप टॉपिक चल पड़ा था कि तारा ने होल्डिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। और ये गॉसिप उड़ते उड़ते निहाल के कानों में भी आ पड़ी। जब निहाल ने यह सुना, वो गुस्से में तिलमिला गया और उसने फौरन कॉल करके रोहन को अपने केबिन में बुला लिया। जैसे ही रोहन निहाल के केबिन में घुसा, निहाल चिल्लाते हुए बोला, तू जानता है तारा के बारे में? इस पर रोहन ने नासमझी से कंधे उचका दिए। क्या जानना था मुझे? तू क्या बोल रहा है? तो निहाल, मुझे अभी अभी पता चला है कि तारा ने होल्डिंग कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली है। ये सुनते ही रोहन के मुंह से निकला, क्या? ये तू क्या कह रहा है? मगर उसे नौकरी दी किसने होगी? जिस पर निहाल झल्लाहट से बोला, उस हर्ष मल्होत्रा ने, और किसने? वही तो है जो 2 दिन से अपनी टीम के लिए हायरिंग कर रहा है। उसी ने तारा को अपने अंडर नौकरी दी है और अब तारा उसके साथ काम करेगी। यह सुनते ही रोहन ने अपने माथे पर 2 उंगलियां रखी और सहलाते हुए बोला, वैसे ठीक भी है यार, अच्छा ही है। वो तुझसे दूर रहेगी और तू उससे दूर रहेगा। मगर एक तरह से देखा जाए तो तारा काफी मेहनती एम्प्लाई है और होल्डिंग कंपनी भी तो तेरी ही है। अगर वो वहां पर काम करेगी तो उसमें परेशान क्यों हो रहा है? निहाल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। इस बात पर रोहन फिर बोला, तो चिल्ला क्यों रहा है? अगर तू परेशान नहीं है तो इस बात से खुश हो जाना कि अब तुझे उसको देखना नहीं पड़ेगा। वो तेरे सामने नहीं रहेगी। यह सुनते ही निहाल ने उसे उबते हुए देखा और बोला, बकवास बंद कर, इस हर्ष को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब रोहन को भी गुस्सा आने लगा। वो आगे बढ़कर निहाल से बोला, आखिर तू चाहता क्या है? तू भी जानता है उसे काम की कितनी जरूरत है। तूने तो बिना सोचे उसको यहाँ से रवाना कर दिया ना। उसका सामान पैक कर दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो काम ढूंढने कहाँ जाएगी। तो अगर अब हर्ष ने उसे काम दिया है और अगर तारा ने उसकी दी हुई नौकरी एक्सेप्ट भी कर ली है, तो तुझे दिक्कत क्या है? निहाल के पास रोहन की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो एकदम चुप हो गया और दोनों हाथों को लहराते हुए बोला, ठीक है, उसका जो मन हो करे, मुझे क्या। चाहे यहाँ काम करे चाहे वहां करे, कहकर वो खुद को बिजी दिखाने लगा। रोहन ने आगे बढ़कर दोनों हाथ टेबल पर रखे और निहाल की तरफ झुककर बोला, भाई तू चाहता क्या है? मैं कभी समझ नहीं पाया। क्या तुझे इस बात से दिक्कत है कि वह होल्डिंग कंपनी में काम कर रही है, या तुझे इस बात से दिक्कत है कि वो हर्ष के साथ काम कर रही है? और तुझे जिस भी बात से दिक्कत है, मुझे नहीं लगता अब ये तारा की दिक्कत है। तो दिक्कत सिर्फ तेरे दिमाग में है। तेरे लिए यही अच्छा होगा, अपनी दिक्कत को खुद संभाल। निहाल ये सुनकर बुरी तरह से रोहन को घूरने लगा और चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाए यहाँ से। रोहन पैर पटकते हुए वहां से जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर पीछे पलटा और फिर बोला, तूने ही मुझे यहाँ बुलाया था, और अगर अब किसी जेन्युइन काम के लिए भी कॉल करेगा ना, तब भी नहीं आऊंगा, कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। वही निहाल अब सिर पकड़कर बैठ गया। असल में उसे तारा के काम करने से दिक्कत नहीं थी, मगर उसे इस बात से जरूर दिक्कत थी कि तारा उसको छोड़कर अब हर्ष के साथ काम करने वाली थी। उसे तो पहले दिन से ही हर्ष पर शक था, मगर अब वह चाहकर भी तारा और हर्ष की बढ़ती नजदीकियों को रोक नहीं पाएगा। और वो ये जानता था। ये सोच सोच कर अब उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। ऐसे ही सारा दिन निकल गया। शाम को जब सभी एम्प्लॉयज घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आए, तो तारा कैब के लिए आगे बढ़ गई। तभी वहां पीछे से हर्ष अपनी गाड़ी में आया और तारा के सामने गाड़ी रोक कर बोला, मिस तारा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर तारा ने कहा, नो थैंक्स मिस्टर हर्ष, मैं अपने आप चली जाऊंगी। पूछने के लिए शुक्रिया। तो हर्ष बोला, तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो यार? अब तो हम एक ही ऑफिस में साथ काम करने वाले हैं। अगर मैं किसी दूसरी दिशा में जाता तो बेशक तुम्हें पूछता भी नहीं, मगर जब मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा घर है, तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस पर तारा झट से बोली, मगर आपको कैसे पता कि मेरा घर कहाँ है? ये सुन हर्ष एकदम सकपका गया। फिर बोला, मैंने आपको हायर किया है मिस तारा, तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस तो मेरे पास होगा ही। भूल गई क्या? ये सुन वो हल्का सा हंसा और तारा भी हंसने लगी। फिर वो आगे बढ़कर हर्ष की गाड़ी में बैठ गई और बोली, ठीक है, आज मुझे ड्रॉप कर दीजिए। थैंक्स ए लॉट। तारा जैसे ही हर्ष की गाड़ी में बैठी, हर्ष ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
मगर उसकी नज़र रियर व्यू मिरर से पीछे देख रही थी, जहां उसे निहाल की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। निहाल अपनी गाड़ी में बैठा उन दोनों को ही घूर रहा था। हर्ष ने निहाल को जब निकलते देखा था तो वो जान गया था कि निहाल की नज़र तारा पर है। इसलिए वो जानबूझकर निहाल को चिढ़ाने के लिए तारा के पास आया और उसे घर छोड़ने का ऑफर भी दिया। निहाल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और मुट्ठियां कस चुकी थीं, और हर्ष ये बात अच्छी तरह से जानता था। वो अपने चेहरे पर एक ईविल स्माइल लिए अपनी गाड़ी ड्राइव करता रहा और तारा खिड़की से बाहर देखती रही। निहाल ने किसी को फोन मिलाया और बोला, हर्ष मल्होत्रा की गाड़ी का पीछा करते रहना जब तक कि वो तारा को उसके घर सही सलामत ना पहुंचा दे, और इस आदमी पर अपनी नज़र और भी पैनी कर दो, स्पेशली तब जब ये तारा के आसपास हो। मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए, कहकर उसने फोन काट दिया और गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा ली। तारा होल्डिंग कंपनी में काम करने लगी थी। निहाल हर्ष पर पूरी तरह नजर रखवा रहा था, क्योंकि उसे हर्ष पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब जब तारा हर्ष के साथ काम कर रही थी, तब तो निहाल बहुत ही चौकन्ना हो चुका था। घर पर तारा अभी भी बूजी से बात नहीं कर रही थी। वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज थी कि बूजी ने उसे पूछे या बताए बिना उसकी दादी से तारा के लिए मदद मांगी। तारा को यह बात बहुत बुरी लग गई थी, क्योंकि उसकी बूजी जानती थी कि तारा अपनी दादी से कितनी नफरत करती है और उसकी वजह क्या है। इस सब के बावजूद बूजी ने तारा की दादी को कांटेक्ट किया। निहाल ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी कंपनी के ही पेंट हाउस में शिफ्ट होने वाला था। इस बात को लेकर चेतना जी और अलकेश जी काफी परेशान थे। चेतना जी ने निहाल से बात करके उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर निहाल ने उनकी एक ना सुनी। उसने बॉबी से कहकर अपना सारा सामान पेंट हाउस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। यूं ही दिन बीतने लगे थे। एक दिन तारा खुशी खुशी ऑफिस आई और उसके सामने से ही लैला आती दिखाई दी। उसने जाकर लैला को गले लगाया, फिर बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ लैला, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जिस पर लैला ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है तारा, तुम अपनी पढ़ाई अब पूरी कर पाओगी। तारा ने खुशी से झूमते हुए कहा, हाँ, अब मैं दिन में यहाँ ऑफिस में काम कर पाऊंगी और इवनिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन की है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ पूरी कर लूंगी। तारा सच में बहुत खुश थी, और उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि बिना किसी मदद के वो अपना सपना पूरा करने वाली थी। इन बीते कुछ दिनों में उसका निहाल से कई बार सामना हुआ, मगर ना ही निहाल ने और ना ही तारा ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की। वो एक दूसरे को देखकर बेचैन जरूर हुए, मगर फिर भी सबके बीच में उन्होंने एक प्रोफेशनलिज्म निभाने की कोशिश की। आज निहाल होल्डिंग कंपनी के फ्लोर पर बोर्ड मीटिंग के लिए आया हुआ था। इनफैक्ट होल्डिंग कंपनी के सभी शेयर होल्डर वहां मौजूद थे। लगभग 4 घंटे चली मीटिंग के बाद जब सभी लोग बोर्ड रूम से बाहर निकले, तो निहाल की नज़र सामने बैठी तारा पर गई। उसी वक्त तारा ने भी सिर उठाकर देखा तो सामने निहाल को खड़े पाया। दोनों एक दूसरे को जैसे देखते रह गए। जहां निहाल का मन किया कि आगे बढ़कर जाकर तारा को गले लगा ले। तारा का भी बहुत मन हुआ जाकर एक बार निहाल से बात करे, मगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे करने से रोक दिया, क्योंकि वो निहाल ही था जिसने पहले उससे रिश्ता तोड़ा और फिर एक तरह से उससे काम भी छीन लिया। तारा को उसका ये बिहेवियर बहुत बुरा लगा था। कुछ देर यूं ही तारा को निहारने के बाद निहाल वहां से चुपचाप चला गया। तभी तारा को वहां से रोहन गुजरता दिखाई दिया। रोहन तारा को देखकर उसकी तरफ बढ़ा और आगे जाकर उसे एक साइड हक दिया। फिर खुशी से पूछा, कैसी हो तुम तारा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तारा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ रोहन, तुम कैसे हो। जिस पर रोहन ने कहा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तारा ने हिम्मत करके रोहन से पूछा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो। जिस पर रोहन ने कहा, हाँ जरूर, आओ चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं, एक एक कॉफी हो जाए और साथ साथ बात भी कर लेंगे। जिस पर तारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ कैफेटेरिया की तरफ चली गई। इस वक्त कैफेटेरिया में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए एक कोने की टेबल पर आमने सामने बैठकर दोनों बात करने लगे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद तारा ने पूछा, रोहन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सही सही जवाब दो, मतलब मुझे सच जानना है, तो प्लीज कोई भी बहाने मत बनाना। रोहन हैरानी से तारा की तरफ देखने लगा, फिर बोला,
हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? तो तारा बोली, रोहन तुम निहाल के बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें तो पता ही है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ और क्यों हुआ। मगर मैं शायद आज भी इस बात से अनजान हूँ, क्योंकि मैं सच नहीं जानती कि हम दोनों के ब्रेकअप की वजह आखिर है क्या। एक दिन तक निहाल पागलों की तरह मुझसे प्यार करता था, और अगले दिन अचानक से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे पूरा यकीन है तुम इस सब के पीछे की वजह जरूर जानते होगे। मैं सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से निहाल को ये सब करना पड़ा। रोहन को तारा के इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो उसका सवाल सुन एकदम चुप बैठ गया। फिर बोला, तुमने निहाल से यह बात क्यों नहीं पूछी? जिस पर तारा ने कहा, मैंने उससे ये बात बहुत बार पूछी, मगर उसने मुझे सच नहीं बताया। वो सिर्फ ये बहाना बनाता रहा कि मैं उसके काम में डिस्ट्रैक्शन हूँ, जबकि मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि ये सच नहीं है। मैंने लैला से भी पूछा और निहाल की मॉम से भी बात की, मगर किसी ने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया। इसलिए मैं आज तुमसे जानना चाहती हूँ रोहन, अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। ऐसी क्या बात है जिस वजह से निहाल ने रातों रात मुझसे रिश्ता तोड़ लिया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता था? क्या वो? अभी तारा बोल ही रही थी तो बीच में रोहन ने टोकते हुए कहा, नहीं तारा, निहाल तुमसे बहुत प्यार करता था, इनफैक्ट करता है। तुमने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। उसकी जिंदगी में मैंने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर जो बदलाव, जो प्यार, जो खुशी तुम लेकर आई, और कोई कभी नहीं ला पाया। तुम निहाल के लिए जो भी हो, बहुत अलग हो, और मैं जानता हूँ निहाल आज भी कहीं ना कहीं तुमसे बहुत प्यार करता है। जिस पर तारा बोली, तो फिर क्या वजह है? वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो हम दोनों साथ क्यों नहीं हैं? ऐसी क्या वजह है रोहन कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं? ये सुनते ही रोहन ने सर झुका लिया और बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता तारा। अगर तुम्हें सबके बारे में कोई कुछ बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ निहाल है। मगर हाँ, मैं तुम्हें यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम उसके काम में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने तो उसे ज़िंदगी में जीना सिखाया, खुश रहना सिखाया, हंसना सिखाया। और मेरी बात सच मानना, मेरा निहाल तुमसे बहुत प्यार करता है, आज भी और शायद हमेशा करता रहेगा। बट आई एम रियली सॉरी, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं मजबूर हूँ, कहकर उसने तारा के हाथ पर हल्के से थपथपाया और वहाँ से उठकर चला गया। रोहन के वहाँ से जाने के बाद तारा वहीं बैठी रही और काफ़ी देर तक सोचती रही कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो निहाल को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। सोचते सोचते उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। ऐसा नहीं था कि पिछले इतने दिनों में तारा ने निहाल को याद नहीं किया था। उसकी हर रात बेचैनी में और रो रो कर ही कटती थी। ऑफिस में जाकर भी उसकी नज़र हर पल गेट पर ही रहती थी कि शायद एक बार आते जाते उसे कहीं से निहाल दिख जाए तो उसके मन को थोड़ा सुकून मिल जाए। जिस दिन उसे निहाल कहीं दिख जाता था तो बस उसे देख भर कर ही संतुष्टि कर लेती थी। वो उसके लिए कितनी तड़प रही थी वही जानती थी। एक हफ्ते बाद आज होल्डिंग कंपनी के काफ़ी बड़े क्लाइंट का साइट विजिट था, जिसके लिए क्लाइंट पहले ऑफिस विजिट करने वाले थे और वहाँ के सभी शेयर होल्डर्स से मीटिंग करने वाले थे। इस मीटिंग में निहाल भी शामिल हुआ। मीटिंग के दौरान उस क्लाइंट ने बताया कि वो उनके बेंगलुरु में बने पुश्तैनी घर पर कुछ काम करवाना चाहते हैं, और उसे करने के लिए रेनोवेशन का जिम्मा उन्होंने निहाल और उसकी टीम को सौंपा। निहाल ने भी उस क्लाइंट से वादा कर दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो उस घर का रेनोवेशन पूरा करवा देंगे। क्लाइंट ने जाने से पहले अनाउंस किया कि एक हफ्ते बाद जब रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा तब उस घर में वह अपनी फैमिली के लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने होल्डिंग कंपनी ड्रीम डेकोर्स के सभी पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ को भी इनवाइट किया। अगले ही दिन से निहाल और उसकी पूरी टीम उस घर के रेनोवेशन पर लग गई थी। उस घर के लैंडस्केपिंग का काम हर्ष ने तारा को ही दिलवाया था। तारा अपने काम में बहुत माहिर थी। उसकी क्रिएटिविटी और दिमाग बहुत गजब के आइडियाज लेकर आता था। क्लाइंट को उसका काम काफी पसंद भी आ रहा था। निहाल और तारा दोनों ही साइड पर काम कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से नजरें बचाकर एक दूसरे को निहारते रहते थे। दोनों के ही मन में आग पूरी तरह से लगी हुई थी। तारा भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि निहाल ने यह जो भी कदम उठाया और उससे अपना रिश्ता खत्म किया, किसी मजबूरी के चलते किया।
और जो कुछ भी बहाना उसने बनाया वो सब झूठ था। मगर इस सब के पीछे जो वजह थी वो आज भी ढूंढ नहीं पाई थी। ऐसे ही वक्त बीता और एक हफ्ते के अंदर अंदर उस घर की रेनोवेशन का काम भी पूरा हो गया। आज क्लाइंट के घर शाम को एक वेलकम पार्टी होने वाली थी। पार्टी उस घर के गार्डन एरिया में रखी गई थी। होल्डिंग कंपनी से लेकर ड्रीम डेकोर्स तक के सभी एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स मौजूद थे। निहाल शाम को ही जल्दी वहां पहुंच गया था और उसकी नज़र बार बार गेट पर ही थी। उसे तारा के आने का बेसब्री से इंतजार था। आज उसका मन बहुत था कि एक बार तारा से बात करने की कोशिश करे, उससे उसका हालचाल पूछे, मगर उसमें हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने तारा का दिल तोड़ा था उसे नहीं लग रहा था कि तारा उससे बात करने में इंटरेस्टेड भी होगी। वो जानता था कि तारा हर रोज उसे छुप छुप कर देखती जरूर है, मगर उसके आगे ना ही तारा ने कोई इनिशिएटिव लिया और ना ही निहाल ने। कुछ देर बाद तारा लैला के साथ पार्टी में एंटर हुई। आज उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो निहाल ने उसके लिए मॉल से ली थी। निहाल की नज़र जब तारा पर पड़ी तो बस उसे देखता ही रह गया। कहीं ना कहीं उसके मन में तारा को देखकर इतनी खुशी थी कि वो किसी को जाहिर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि तारा ने जानबूझकर आज ये ड्रेस पहनी है ताकि वो निहाल को दिखा सके। वहीं तारा, जो सच में वह ड्रेस सिर्फ निहाल के लिए ही पहन कर आई थी, वो ये सोचकर बैठी थी कि किसी बहाने से निहाल से बात करने की कोशिश करे और उनके ब्रेकअप की वजह जान सके। कुछ देर बाद पार्टी अपने फुल स्विंग पर थी। कुछ एम्प्लॉय नाच रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे और कुछ बार एरिया में घूम रहे थे। निहाल दूसरे क्लाइंट के साथ किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा था। हर्ष मल्होत्रा तो बस तारा के पीछे पीछे लट्टू हुआ घूम रहा था, या यूं कहें वो तारा के पीछे लट्टू होने का ड्रामा कर रहा था ताकि वो निहाल को ज्यादा से ज्यादा चढ़ा सके। और निहाल हर्ष की हरकत देखकर चिढ़ भी रहा था। तभी अचानक वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और सभी घबरा गए। कुछ देर के लिए एकदम शांति छा गई। जब सबने अपने आसपास देखा तो समझ आया कि जिस घर की रेनोवेशन का काम निहाल ने अपने ऊपर लिया था उस घर का एक हिस्सा ढह गया था। सभी लोग दौड़ते हुए घर के पीछे के हिस्से की तरफ पहुंचे। क्लाइंट ने जल्दी आगे बढ़कर अपने परिवार को संभाला। सभी वहां काफी घबरा गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या है। निहाल तो बिल्कुल शौक में था, क्योंकि उसके कैरियर का ये पहला केस था जब उसके द्वारा किए गए काम में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो। यह उसके और उसकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला था। सभी परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। भगवान का शुक्र था कि किसी को चोट नहीं आई और क्लाइंट का परिवार भी सेफ था। जिस वक्त वो घर का हिस्सा ढह कर नीचे गिरा उस वक्त सभी लोग गार्डन एरिया में पार्टी में मौजूद थे और घर में कोई भी नहीं था। वहां पर आए प्रेस रिपोर्टर ने उस जगह की तस्वीर खींचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये खबर सभी न्यूज चैनल पर आने लगी। निहाल वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक हुआ तो हुआ क्या। रोहन ने आगे बढ़कर पार्टी ओवर होने की अनाउंसमेंट की और सभी एम्प्लॉयज को भी घर भेज दिया। अब वहाँ क्लाइंट और होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स ही बचे थे। निहाल इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसने जल्दी से अपनी टीम को वहां इकट्ठा किया और पूरे एरिया का मुआयना करने को कहा। तभी क्लाइंट ने आगे बढ़कर गुस्से में निहाल का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए बोला, मिस्टर निहाल, ये जो तुमने किया है ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आज अगर मेरे परिवार को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी हरकत से निहाल का भी पारा चढ़ गया था। उसने क्लाइंट को धक्का देते हुए कहा, यह जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं जानता ये सब क्यों और कैसे हुआ। क्लाइंट, जो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ था, वो एक बार फिर आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम ही यहाँ के आर्किटेक्ट थे ना? ड्राइंग और मेजरमेंट सब कुछ तुम्हारे पास था, तो फिर तुम्हें कैसे नहीं पता यहाँ जो भी हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ? निहाल भी कहाँ पीछे हटने वाला था। एक तो वो उस हादसे की वजह से वैसे ही परेशान था और अब ऊपर से क्लाइंट का गुस्सा देख उसका भी गुस्सा बेकाबू होने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोला, आप इस तरीके से मुझ पर या मेरी टीम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए और मैं इस पूरे मामले की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर ये हुआ कैसे। क्या ये मेरी कोई गलती है या फिर किसी की साजिश? उन दोनों के बीच में बढ़ती बहस को देख सबने बीच बचाव करने की कोशिश की। तारा, लैला, पूनिया इस सब तमाशे को देख रहे थे।
कुछ देर बाद हर्ष ने उस क्लाइंट को समझा बुझाकर भेज दिया। फिर वो निहाल की तरफ बढ़ा और गुस्से में बोला, ये क्या है मिस्टर निहाल? एक तो आपकी टीम की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया और ऊपर से आप इस तरीके से क्लाइंट पर चिल्ला भी रहे हैं। आपको अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आप क्लाइंट को ही आंखें दिखा रहे हैं। जिस पर निहाल हर्ष पर चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। ये सब जो कुछ भी हुआ है ये मैंने नहीं किया और ना ही मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। इसलिए मुझे और मेरी टीम को ब्लेम करना बंद करो। मैं बहुत जल्दी इस पूरे हादसे की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। निहाल और हर सामने सामने खड़े बुरी तरह से एक दूसरे को घूर रहे थे। तारा और पूनिया भी वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब देखकर काफी परेशान थी। तारा जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें निहाल की कोई गलती नहीं है। उसने निहाल के साथ काफी वक्त काम किया था, इसलिए वो जानती थी कि निहाल हर प्रोजेक्ट के एक एक मेजरमेंट और डिटेल पर खुद काम करता था और जब उसकी तसल्ली हो जाती थी उसके बाद ही उसकी टीम उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करती थी। आज ये जो हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं तारा का दिल कह रहा था कि निहाल इस सब में निर्दोष है। हर्ष ने वहाँ हुए पूरे हादसे की इंफॉर्मेशन किसी को फोन पर ऑलरेडी दे दी थी। वहाँ हो रही हर एक हरकत, एक मीटिंग के बारे में हर्ष किसी को इन्फॉर्म दे रहा था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले गए और निहाल रोहन के साथ सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचकर उसने फिर से सभी फाइल्स ड्राइंग्स निकाल कर चेक करने शुरू किए। उसने रोहन को देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है? इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं, न जाने कितनी बिल्डिंग बनवा चुके हैं और ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते बोलते वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सामने लगे सीसीटीवी को ऑन कर दिया। इस वक्त रोहन निहाल के साथ उसके ऑफिस केबिन में ही था। जब निहाल की नज़र सामने टीवी पर आती हुई ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ जब तारा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट गई और सीलिंग को देखती रही। उसके मन में बार बार एक ही सवाल चल रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ वो निहाल नहीं कर सकता। न जाने यूं ही कब तक सोचते सोचते वो सो चुकी थी। इस हादसे की खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। न्यूज रिपोर्टर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने प्रेजेंट कर रहे थे। कोई कह रहा था कि निहाल ने पैसों के लालच में ये सब किया। वहीं दूसरी तरफ कोई कह रहा था कि निहाल ने अपने नए पार्टनर से बदला लेने के लिए ये सब किया है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी कि ड्रीम डेकोर्स के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट एक हादसे का शिकार हो चुका। इस कंपनी का मालिक निहाल ओबराय इतना कुछ होने के बावजूद भी उस हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ निहाल और क्लाइंट और फिर निहाल और हर्ष के बीच हुई गर्मा गर्मी की फोटोज और वीडियो वायरल किए जा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीजें निहाल के अगेंस्ट ही हो रही थी, जैसे कोई उसको और उसकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश में लगा था। निहाल और रोहन इन सब खबरों को सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। रोहन ने गुस्से में आकर टीवी बंद कर दिया और फिर निहाल से बोला, यार छोड़ इन खबरों को, अपने दिमाग पर हावी मत होने दे। हमें फिलहाल ये पता लगाना होगा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। निहाल को उसकी बात ठीक लगी और फिर वो दोनों वापस उस घर के प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगे। निहाल के सामने जो फाइल्स थी उन सभी की कैलकुलेशन के हिसाब से उस कंस्ट्रक्शन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी कुछ ऐसा था जो मैच नहीं हो रहा था। निहाल और रोहन को ऑफिस में काम करते करते सुबह हो चुकी थी और वो दोनों थक हार कर वही सोफे पर ही ढेर हो चुके थे। सुबह जब तारा की नींद खुली तो उसे सबसे पहले पिछली रात के हादसे का ख्याल आया और साथ ही ख्याल आया निहाल का। वो समझ रही थी कि निहाल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होगा। वो जल्दी से उठकर तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा निहाल के केबिन की तरफ गई। जैसे ही वो केबिन के अंदर आई तो उसने देखा निहाल और रोहन दोनों ही सोफे पर थके हारे सो रहे थे। उनकी हालत देख तारा समझ चुकी थी कि दोनों रात भर ऑफिस में बैठे काम ही कर रहे थे। वो दबे पांव निहाल की टेबल की तरफ गई और वहां से फाइल उठाकर उस प्रोजेक्ट को चेक करने लगी। तारा ने भी जब उस प्रोजेक्ट की सभी कैलकुलेशन को चेक किया तो सब कुछ ठीक ही बैठ रहा था, मगर फिर उसे लगा कि कंस्ट्रक्शन के काम में
और इस फाइल की कैलकुलेशन में कुछ फर्क जरूर है। काफी देर फाइल में सिर खपाने के बाद तारा वहीं टेबल पर सिर रखकर बैठ गई और सोचने लगी कि कब कब कैसे कैसे कहाँ पर उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया। तभी अचानक निहाल की नींद खुल गई। वो एकदम सोफे पर उठकर बैठा और देखा उसके सामने ही रोहन ऊटपटांग तरीके से सोफे पर लेटा हुआ था। फिर जब उसने अपने साइड में नजर घुमाई तो अपने टेबल पर तारा को बैठे देखा। तारा को वहां बैठे देख निहाल एकदम हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तारा सुबह सुबह यहाँ पहुंच जाएगी। निहाल अपनी जगह से उठा और अपने टेबल की तरफ बढ़ा। वो चुपचाप टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। टेबल पर सिर नीचे करके बैठी तारा को निहारने लगा। कुछ देर बाद जब तारा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो निहाल को वहां खड़ा पाया। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए, मगर फिर तारा अचानक ही कुर्सी से उठी और बोली, आई एम सॉरी, वो मैं बस यहाँ ये प्रोजेक्ट की फाइल देखने आई थी। निहाल ने अभी भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप तारा की तरफ देखता रहा। तारा आगे बोली, आई एम सॉरी, जो कुछ भी कल हुआ वो ठीक नहीं था। निहाल ने बस आगे गर्दन हिला दी। तभी वहां क्लाइंट और हर्ष मल्होत्रा की एंट्री हुई। क्लाइंट दंदनाते हुए निहाल के केबिन में आया और बोलने लगा, मिस्टर निहाल, आपने मुझसे वक्त मांगा था, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी छानबीन कहाँ तक पहुंची। आपने उस हादसे के बारे में क्या पता किया। निहाल को उस क्लाइंट के इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। निहाल कोई छोटी हस्ती तो था नहीं जो किसी की भी बकवास सुने। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मैंने आपसे कुछ वक्त मांगा था और जहां तक मैं देख सकता हूँ यह हादसा कल रात को ही हुआ है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आपको लगता है कि मैं रात भर में छानबीन करके एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर सकता हूँ। हर्ष आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर निहाल, देखिए, ये गलती कहीं ना कहीं आपसे, आपकी टीम से हुई है, तो आप क्यों नहीं अपनी गलती मानकर इस बात को यहीं खत्म करते। फिर वो क्लाइंट बोला, जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। आप अपनी गलती मान लीजिए और प्रेस में एक रिपोर्ट निकलवा दीजिए कि ये जो भी हादसा हुआ इसमें आपसे ही कोई चूक हुई है। निहाल दांत पीसते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने आपसे कुछ वक्त मांगा था और कहा था कि मैं आपके सामने सच्चाई लाकर रहूँगा। तो अब आप इंतजार कीजिए। फिर वो हर्ष की तरफ मुड़कर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है कि आप होल्डिंग के पार्टनर कम और हमारे क्लाइंट के पार्टनर ज़्यादा हैं। ये सुनते ही हर्ष एकदम शांत हो गया। फिर बोला, मिस्टर निहाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मगर सही इंसान वही होता है जो वक्त रहते अपनी गलती मान ले। क्लाइंट वहां से जा चुका था। निहाल आगे बोला, मिस्टर हर्ष, क्या आप समझ रहे हैं, अगर मैंने एक अपॉलजी लेटर लिख दिया, उसका इस कंपनी की और होल्डिंग कंपनी की रेपुटेशन पर कितना असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम खो सकते हैं। हमारी शेयर मार्केट में भी वैल्यू गिरने लगेगी। ये सब जानने के बावजूद आप चाहते हैं कि मैं क्लाइंट से माफी मांगूं? आई मीन रियली? जिस पर हर्ष व्यंग से हंसते हुए बोला, जब आपने गलती की है तो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मिस्टर निहाल, हमेशा हर तरह इस तरह कर दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। तब तक रोहन भी उठ चुका था। वो हर्ष की तरफ बढ़ा और बोला, गलती किसकी है या किसकी नहीं, इसका फैसला आप नहीं कर सकते मिस्टर हर्ष। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जाकर अपने काम पर ध्यान दें। तभी हर्ष की नज़र निहाल के पीछे उसकी टेबल पर बैठी तारा पर गई, जो कि फाइल्स में आंखें गड़ाए कुछ कैलकुलेशन चेक कर रही थी। तारा ने उन सभी की बातें सुन ली थी, मगर फिर भी उसने उन सबकी बातचीत के बीच में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप अपना काम करती रही। हर्ष ने जब तारा को देखा तो उसके माथे पर बल आ गए और वो निहाल को क्रॉस करते हुए तारा की तरफ बढ़ा। फिर बोला, मिस तारा, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर तारा बोली, मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आई थी मिस्टर हर्ष। जिस पर हर्ष ने जवाब दिया, शायद आप भूल गई हैं कि अब आप ड्रीम डेकोर्स में नहीं, होल्डिंग कंपनी में काम करती हैं और आपका ऑफिस सेकंड फ्लोर पर है, यहाँ नहीं। निहाल को हर्ष का तारा से इस तरीके से बात करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तारा के बचाव में बोला, उसका जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा वो जाएगी। आखिर तुम होते कौन हो उसे कुछ बोलने वाले। निहाल की बात सुन हर्ष बड़े ही एटीट्यूड से निहाल की तरफ पलटा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। फिर व्यंग से बोला, वेल, शायद आप जानते नहीं मिस्टर निहाल,
पर मैं तारा का बॉस हूँ और तारा अब मेरे साथ काम करती है, आपके साथ नहीं। इसलिए इस वक्त तारा को होल्डिंग कंपनी में अपना काम देखना चाहिए, यहाँ बैठकर आपका नहीं। कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। अब तक तारा भी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी और निहाल की तरफ आई और बोली, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से मिस्टर हर्ष ने तुमसे इस तरीके से बात की। इतना कहकर वो सीधे केबिन से बाहर निकल गई। पूरा दिन निहाल और उसकी टीम उस हादसे की छानबीन में लगे रहे। सभी जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर काफी परेशान थे। यहाँ तक कि तारा भी कहने को होल्डिंग कंपनी में बैठकर अपना काम कर रही थी, मगर उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निहाल पर ही था। वो समझ रही थी कि यह वक्त निहाल के लिए कितना मुश्किल था। शाम को तारा ने अपना काम खत्म किया और सीधे ड्रीम डेकोर्स के फ्लोर पर जाने लगी। जब हर्ष ने तारा को उस फ्लोर पर जाते देखा तो उसे टोका, आप कहाँ जा रही हैं मिस तारा? जिस पर तारा ने पलटकर जवाब दिया, मिस्टर हर्ष, आई थिंक मेरे ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और ऑफिस आवर्स के बाद मेरी अपनी निजी जिंदगी है, तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ और जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। कल मिलेंगे। कहकर बिना हर्ष के जवाब का इंतजार किए वहां से सीधा ड्रीम डेकोर्स के फ्लोर पर चली गई। हर्ष को तारा की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर तारा की बात भी सही थी। वो अपने पर्सनल टाइम में जो चाहे वो कर सकती थी, जिसकी उसे हर्ष को सफाई देने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हर्ष इस बात से काफ़ी खुश था कि निहाल और तारा अलग हो गए हैं और अब उसे निहाल और उसकी कंपनी का होता हुआ नुकसान भी बहुत पसंद आ रहा था। मगर तारा को वापस निहाल के पास जाते देख हर्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से किसी को फ़ोन मिलाया और ये सारी बात बता दी। तारा सीधा निहाल के केबिन के बाहर पहुंची। उसने लैला को बुलाकर पूछा, क्या उस हादसे की वजह के बारे में कुछ पता चला? जिस पर लैला ने कहा, नहीं तारा, सभी लोग अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक टीम साइट पर भी गई हुई है, मगर अभी तक किसी के हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। निहाल सर भी बहुत परेशान है। तो तारा ने इशारे से पूछा, निहाल कहाँ है? लैला ने केबिन की तरफ इशारा किया। तारा ने गहरी सांस ली और केबिन के अंदर चली गई। जब वो दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर पहुंची तो देखा सामने निहाल किसी से फोन पर बात कर रहा था और गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसके सामने रोहन और पुनिया भी खड़े थे। तारा को ये तो पता नहीं था कि निहाल फोन पर किससे बात कर रहा है, मगर जिस तरह से वो तीनों गुस्से में थे उससे साफ पता चल रहा था कि जरूर क्लाइंट का ही कॉल है और वो निहाल से अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जिद कर रहा है। उसे गुस्से में जवाब देने के बाद निहाल ने फोन काट दिया और वहीं सामने साइड टेबल पर पड़ा बांस उठाकर गुस्से में नीचे फेंक दिया। वो कांच का बांस चूर चूर हो गया। निहाल की हरकत को देख रोहन और पूनिया काफी परेशान थे। तारा निहाल को संभालने के लिए आगे बढ़ी और उसके कंधे को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और ऊंची आवाज में बोली, क्या कर रहे हो निहाल? कम डाउन, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब निहाल भी चिल्लाते बोला, कुछ ठीक नहीं होगा तारा, देखो मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। कहते कहते उसने तारा का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। तारा एक बार फिर आगे बढ़ी और कसकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। जब तक तुम शांत नहीं हो जाओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें गुस्सा निकालना है ना, तो निकालो अपना गुस्सा, मैं यहीं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। जिस पर निहाल ने नामे से रिला दिया और बोला, नहीं तारा, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, इस वक्त मुझसे दूर हो जाओ। तो तारा बोली, बिल्कुल नहीं। निहाल का पारा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसके माथे की नसें साफ दिखाई दे रही थी और गुस्से में आंखें लाल हो चुकी थी। तारा ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और बेहद धीमी आवाज में बोली, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे निहाल, मगर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। निहाल फिर मायूस होकर बोला, कैसे गलती नहीं थी? तुम्हारे सामने अभी तक हमें कोई ऐसा क्लू या सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो पाए कि वो हमारी गलती नहीं थी। अभी तक के सारे कैलकुलेशन हमारे अगेंस्ट हैं और ये क्लाइंट बहुत जल्दी प्रूव भी कर देगा। मेरे इतने सालों की मेहनत सब खत्म हो गई। जिस पर तारा एक बार फिर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हार नहीं मान सकते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जरूर ये किसी की साजिश या शरारत है। देखो, तुम मुझे बताओ, मैं फिर से एक बार तुम्हारे साथ कैलकुलेशन करती हूँ। हम फिर से शुरू करते हैं।
जिस पर निहाल ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, कितनी बार कैलकुलेशन कर चुका हूँ मैं सुबह से तारा, कितनी बार। अब तुम क्या कर लोगी? तो तारा ने उसको शांत करवाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम एक बार मेरे साथ भी कर लो प्लीज, एक बार प्लीज। आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तब तक पूनिया और रोहन भी निहाल की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, हाँ चलो हम मिलकर एक बार फिर से सब साथ में करते हैं, शायद हम समझ पाए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। न जाने तारा के मन में क्या आया, उसने रोहन से सारी प्रिंटेड फाइल्स मंगवाई और फिर पूनिया और निहाल के साथ बैठकर उन सभी फाइल्स के मेजरमेंट को कंपेयर करने लगी। उन फाइल्स की सभी मेजरमेंट तो सेम थी, मगर फिर तारा ने निहाल को उसके लैपटॉप पर जो कैलकुलेशन और रिपोर्ट तैयार की थी वो दिखाने के लिए कहा, जिस पर निहाल चिल्लाकर बोला, तुम क्या करना चाह रही हो? मत करो अपना टाइम वेस्ट। सुना नहीं था तुमने सुबह हर्ष ने क्या कहा था कि तुम अब यहाँ काम नहीं करती हो? अगर उसने तुम्हें अभी यहाँ पर देखा तो फिर कुछ बकवास करेगा। जिस पर तारा ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और बोली, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के आवर्स के बाद आई हूँ और ऑफिस आवर्स के बाद मेरी निजी जिंदगी में मैं जो भी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। इससे उस हर्ष को कोई लेना देना नहीं और आज मैं यहाँ से कैलकुलेशन चेक करके और तुम्हें इनोसेंट प्रूव करके ही जाऊंगी, भले ही मुझे यहाँ सारी रात क्यों ना बैठना पड़े। अब चुपचाप अपना लैपटॉप यहाँ लेकर आओ, उसने डांटते हुए निहाल को कहा। तारा की फटकार सुन कुछ पल के लिए निहाल देखता ही रह गया और रोहन और पूनिया भी। निहाल चुपचाप अपनी जगह से उठा और लैपटॉप में वह सभी रिपोर्ट लेकर तारा के सामने आकर बैठ गया। तारा लैपटॉप से उन सभी फाइल्स की कैलकुलेशन और रिपोर्ट्स मैच करने लगी। कुछ ही पेज चेक करने के बाद अचानक तारा बोली, निहाल देखो यहाँ पर तुम्हारे लैपटॉप में जो रिपोर्ट है उसमें और ये जो प्रिंट आउट है इसमें बहुत फर्क है। ये सुनते ही निहाल और रोहन और पूनिया फटाफट उसकी तरफ आए और लैपटॉप और फाइल्स को फटाफट चेक करने लगे। कुछ देर यूं ही चेक करने के बाद निहाल बोला, ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? मैंने तो अपने लैपटॉप की फाइल्स पर ध्यान ही नहीं दिया और सभी प्रिंट आउट पर ही कल से काम कर रहा हूँ, मगर ये दो रिपोर्ट्स अलग अलग कैसे हो सकती हैं? एक ही साइट की बनाई गई रिपोर्ट्स में इतना फर्क कैसे हो सकता है? जिस पर रोहन बोला, हो ना हो भाई, इस डिफरेंस की वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम में गड़बड़ हुई है, जिस वजह से वो घर का हिस्सा डैमेज हो गया। निहाल ने फौरन लैला को अपने पास बुलाया और पूछा, लैला साइट पर जाने से पहले जब मैंने तुम्हें अपने लैपटॉप से प्रिंट आउट निकालने के लिए कहा था, इसके बाद क्या हुआ था? लैला कुछ सोचते हुए बोली, सर मुझे याद है आपने मुझे प्रिंट आउट निकाल कर सभी फाइल्स तैयार करके एम्प्लॉयज़ को देने के लिए कही थी। जब मैं प्रिंटिंग एरिया में पहुंची तो मैंने देखा कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद मैंने कंप्लेंट करके एक इंजीनियर को बुलवाया। उस इंजीनियर ने आकर प्रिंटर को ठीक किया और उसके बाद ही मैं सभी प्रिंट आउट निकाल कर फाइल्स तैयार की और सभी टीम मेंबर्स को बांट दी। ये सुनते ही तारा झट से बोली, इसका मतलब उस प्रिंट आउट में कुछ सेटिंग्स को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की रिपोर्ट में और प्रिंट आउट में नंबर्स का फर्क है। निहाल कुछ सोचते हुए इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। उसके बाद उसने अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में कॉल किया और प्रिंटर एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा। अब वहाँ बैठे हर शख्स को सीसीटीवी फुटेज का इंतजार था। हर कोई ये तो समझ गया था कि यह कोई साजिश की गई है। यह निहाल और उसकी टीम के खिलाफ बनाया गया एक बहुत ही घटिया प्लान था। जिसने भी ये किया उसने जानबूझकर किया था ताकि निहाल और उसकी टीम को नुकसान हो, जिससे उनकी रेपुटेशन और काम पर असर पड़े। सभी अपनी अपनी जगह दिमाग लगाकर सोच रहे थे कि आखिर निहाल के ही ऑफिस के अंदर उसका ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया जिसने उसके काम को इतनी बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की। सभी अपने सोच विचार में लगे थे, मगर एक तरफ तारा थी जिसके चेहरे पर सुकून था। सुकून इस बात का कि अभी यह सबके सामने प्रूफ हो गया था कि निहाल निर्दोष था। वैसे तो उसे निहाल पर पहले दिन से ही विश्वास था, मगर अब उसके चेहरे पर वो खुशी और सुकून साफ नजर आ रहा था। यह बात वहां खड़े हर इंसान ने नोटिस की। कुछ देर बाद तारा अपनी जगह से उठी, अपना फोन और बैग उठाया और बोली, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो मैंने कर दिया, अब मैं चलती हूँ। कहकर वो चुपचाप वहां से चली गई और हर कोई उसे जाते देखता रह गया। निहाल का बहुत मन किया कि आगे बढ़कर उसे रोक ले, यहाँ तक कि रोहन ने भी उसे इशारे से तारा के पीछे जाने के लिए कहा, मगर निहाल वहीं खड़ा रह गया,
कुछ ही देर में टेक्निकल डिपार्टमेंट से सीसीटीवी की फुटेज आ चुकी थी। इस वक्त न्याल के केबिन में रोहन, पूनिया, न्याल और लैला ही थे। ये सभी लोग न्याल के विश्वास पात्र थे। न्याल जानता था कि इन लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन या बात बाहर नहीं जाने वाली थी। जब वहां बैठे हर किसी ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो पाया कि जिस दिन ये प्रिंट आउट का काम होना था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। न्याल और रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाए, मगर वो ये सब करने में असफल रहे। निहाल बोला, यह जो कोई भी था उसने पूरी प्लानिंग के साथ हरकत की है। यहाँ तक कि उसने वहाँ की उस दिन की और उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी। रोहन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जो कोई भी है अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहा है ना, एक दिन मेरे हाथ आ जाए तब तू देखना निहाल, मैं इसका क्या हाल करूंगा। लैला ने कहा, मगर इस तरह तो वह इंसान हमसे बचकर निकल जाएगा और वह आगे जाकर हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पूनिया मायूसी से बोली, कल के हादसे के बाद हमारी कंपनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है और प्रेस वाले तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें कुछ करना पड़ेगा। निहाल कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, कल होल्डिंग कंपनी के सभी पार्टनर्स की और ड्रीम डेकोर्स की सभी पार्टनर्स की एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ। अब जो करना है मुझे अपने तरीके से ही करना पड़ेगा। उसकी बात सुन सबने हाँमे गर्दन हिलाई और धीरे धीरे उसके केबिन से निकल गए। रोहन जाने से पहले निहाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू कल से घर नहीं गया है, घर जाकर आराम कर। अब जो करना है कल ही करेंगे। निहाल ने हाँमे गर्दन हिला दी तो रोहन बोला, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुझे यही कहूंगा कि तारा से दूर रहना, नहीं तो ऐसा ना हो वो हर्ष उसे काम के लिए परेशान करे। निहाल रोहन की तरफ देखते हुए बोला, तूने देखा, सिर्फ एक वही थी जिसे मुझ पर आंख बंद करके विश्वास था कि मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया और देख, आज एक बार फिर वो यहाँ आकर मेरी जान बचा गई, मेरी कंपनी को डूबने से बचा गई। मुझे बता रोहन, मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसके सामने जाने की। रोहन बोला, मैंने कहा था उसे रोक ले। तो निहाल झट से बोला, रोक कर क्या कहता, मैं उसे क्या कहता। कुछ नहीं कह पाता। आज उसने हम सबके लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद रोहन और निहाल दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ तारा अपने घर पहुंच चुकी थी, मगर आज उसके मन में इस बात की तसल्ली थी कि निहाल बेकसूर साबित हो चुका था। चाहे वो निहाल से कितना भी नाराज हो, चाहे निहाल ने उसके साथ जैसा भी बिहेव किया हो, मगर तारा उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आने देने वाली थी। अब सबको इंतजार था तो अगले दिन का, जब निहाल उस बोर्ड मीटिंग में कुछ करने वाला था। निहाल के कहने पर होल्डिंग और ड्रीम डेकोर्स के सभी पार्टनर्स के लिए एक बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। जब सभी लोग बोर्ड रूम में इकट्ठा हुए तो निहाल ने मीटिंग शुरू की। निहाल ने काफी सख्त लहजे में कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन पहले हुए हादसे की वजह से प्रेस रिपोर्टर्स ने हमारी दोनों कंपनी ओबराय होल्डिंग्स और ड्रीम डेकोर्स दोनों की काफी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई है। मगर फिर भी मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि उस हादसे के पीछे की वजह मेरे हाथ लग गई है। दरअसल ये साजिश मुझे, मेरी रेपुटेशन और मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए की गई है, जिसका नुकसान यहाँ बैठे आप सभी को भी उतना ही है जितना मुझे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने पर जब मैंने अपनी असिस्टेंट लैला को सभी प्रिंट आउट निकाल कर फाइल तैयार करने के लिए कहा, उस वक्त हमारे प्रिंटिंग रूम के प्रिंटर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन की सभी कैलकुलेशन में काफ़ी फर्क आ गया। उसी वजह से जो हादसा हुआ वो आप सभी के सामने है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो शख्स मेरी नज़र में आ चुका है जिसने प्रिंटर्स के साथ छेड़छाड़ की है। मैंने प्रिंटिंग रूम के सीसीटीवी कैमरा से उस इंसान की सभी डिटेल्स निकाल ली है और बहुत जल्दी मैं उसे पुलिस के हवाले भी करूँगा और उस पर एक सख्त कार्रवाई भी करूँगा। मगर इस सब के दरमियान मैं चाहता हूँ कि वह शख्स खुद आप सबके सामने आए और अपनी गलती को माने, क्योंकि नुकसान यहाँ सिर्फ मेरा, मेरी रेपुटेशन और मेरी कंपनी का नहीं, आप सभी का भी हुआ है। ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ वो धोखेबाज इंसान सामने आकर अपनी की गई हरकतों की जिम्मेदारी ले और आप सभी से माफ़ी मांगे। ये सब करने के लिए मैं उस शख्स को
48 घंटे का वक्त देता हूँ। अपनी बात खत्म करके निहाल पीछे होकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे और वो चुपचाप वहां खड़ा सभी लोगों की तरफ गौर से देख रहा था। निहाल की बात सुनने के बाद सभी लोगों में फुसुर फुसुर शुरू हो गई थी, मगर वहां एक इंसान ऐसा भी बैठा था जिसकी हवाइयां उड़ चुकी थी, और वो था हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसका रंग उड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी थीं। कुछ ही देर बाद मीटिंग खत्म हुई और सभी लोग बोर्ड रूम से बाहर आकर अपने अपने काम के लिए चले गए। अब वहां निहाल के साथ साथ रोहन ही बचा था। सभी लोगों के जाने के बाद रोहन निहाल की तरफ आया और बोला, यार तूने ये बिलफ गेम तो अच्छा खेला, मगर तुझे लगता है कि वो इंसान खुद ब खुद सबके सामने आकर अपनी गलती मानेगा? ये सुनते ही निहाल के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने आमे गर्दन हिलाते बोला, जरूर मानेगा, क्योंकि शायद तूने नोटिस नहीं किया, वो इंसान आज यहाँ बोर्ड रूम की मीटिंग में मौजूद था। और मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। रोहन ने फिर पूछा, क्या तुझे किसी पर शक है? निहाल बोला, शक तो मुझे कल तक था, अब तो मुझे पूरा यकीन है, और इस बात का डर भी कि उसकी असलियत सामने आने से पहले कहीं वो इस कंपनी को या तारा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इतना सुनते ही रोहन ने झट से निहाल की तरफ देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने इशारे से पूछा, हर्ष? तो निहाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल ने अपने खबरी को फोन मिलाया और बोला, मेरी होल्डिंग में काम करने वाले हर्ष मल्होत्रा पर कड़ी नजर रखो। एक सेकंड के लिए भी उस इंसान को अकेला मत छोड़ना, और जहां भी लगे कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला हो या खतरा बनने वाला हो, उसी वक्त उसे खत्म कर देना। कहकर उसने फोन रख दिया। रोहन आगे बोला, इस तरीके से तू हर्ष को तो काबू कर लेगा, मगर तारा को कहाँ तक बचाएगा? निहाल बोला, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या और कैसे करूं, मगर मुझे तारा के आसपास रहना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने का। बात यहाँ सिर्फ हर्ष की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हर्ष के पीछे कोई और भी है जो अब तक सामने नहीं आया है, और असली खतरा मुझे हर्ष से नहीं, उस सीक्रेट इंसान से है। कुछ देर यूं ही डिस्कशन करने के बाद रोहन और निहाल अपने अपने केबिन की तरफ चले गए। तारा हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी, मगर आज उसने नोटिस किया कि हर्ष मल्होत्रा उससे काफी रूडली बात कर रहा था। तारा को उसके इस बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो कहीं ना कहीं जानती थी कि हर्ष कल की बात से ही गुस्सा है, जब उसने हर्ष की बात न मानकर ऑफिस आवर्स के बाद निहाल के पास जाना डिसाइड किया। वो जानती थी कि हर्ष इस बात से उखड़ा हुआ है और उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, मगर तारा ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम को करना जारी रखा। दोपहर के बाद हर्ष उसके पास आया और बहुत सारी फाइल्स उसे देते हुए बोला, मिस तारा, आपको इन सभी फाइल्स की लैंडस्केपिंग एक बार चेक करनी होगी, और हो सकता है आज आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी यहाँ बैठकर कुछ काम करना पड़े। आई होप आप मना नहीं करेंगी। तारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोली, सॉरी मिस्टर हर्ष, मैं ऑफिस आवर्स के बाद रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी क्लासेस के लिए कॉलेज जाना होगा, मगर मुझसे जितना भी काम खत्म होगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी, और बाकी का काम तो कल ऑफिस आकर ही हो पाएगा। कहकर उसने अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ा दी और अपना काम करने लगी। तारा का यह जवाब सुन हर्ष को बहुत गुस्सा आया, और उसकी गुस्से में मुठ्ठियां कस चुकी थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप गुस्से से वहां से चला गया। हर्ष के जाने के बाद तारा ने सोचा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चुप रहती हूँ और सबसे अच्छे से बात करती हूँ, यहाँ हर कोई समझता है कि मुझे कुछ भी कह सकता है। कितनी बड़ी गलतफहमी है लोगों को, मुझे जानते ही कहाँ है। कोई बात नहीं, इस हर्ष को भी देख लूंगी, सोचकर उसने अपना सिर झटका और अपने काम पर ध्यान देने लगी। शाम को जब तारा ऑफिस आवर्स के बाद बाहर निकली तो वहां खड़ी कैब का वेट करने लगी। तभी हर्ष अपनी गाड़ी में वहां पर आया और उससे पूछा, आप क्या कैब का वेट कर रही हैं? मुझे लगता है आपकी क्लासेस के लिए आपको लेट हो जाएगा। आइए, मैं आपको आपके कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। हर्ष की बात सुन तारा गुस्से में उसे घूरने लगी और फिर बोली, नो थैंक्स मिस्टर हर्ष, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहकर वो इधर उधर देखने लगी, मगर हर्ष ना हिला और अपनी गाड़ी को वहीं बंद करके खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि उसकी जिद के सामने
तारा फिर से घुटने टेक देगी और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाएगी। मगर तारा भी डीटो की तरह इधर उधर देखते खड़ी रही। जब काफी देर तक कैब नहीं आई तो वो कैब ड्राइवर को फोन करने लगी। तभी उसकी नजर दूर खड़ी निहाल की गाड़ी पर गई और यहाँ हर्ष बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाकर तारा को इरिटेट करने लगा था। वो अभी भी इंसिस्ट कर रहा था कि तारा जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाए। पता नहीं तारा ने मन में क्या सोचा कि वो तेज कदमों से पीछे की तरफ गई और वहां खड़े निहाल की गाड़ी में जाकर बैठ गई। हर्ष ने रियर व्यू मिरर से तारा की हरकत देख ली थी और अब उसका गुस्से से पारा हाई होने लगा था। वही निहाल जो वहां खड़ा बस हर्ष की हरकतें देख रहा था, ये देखना चाहता था कि हर्ष किसी भी तरीके से तारा को परेशान ना करे और उसे इस बात की 1% भी उम्मीद नहीं थी कि तारा आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। मगर अब जब तारा उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई थी, उसने चुपचाप सीट बेल्ट लगाई और सामने की तरफ देखने लगा। निहाल अभी मुंह खोले हैरानी से तारा को देख रहा था, जिस पर तारा ने उसे सीरियस टोन में कहा, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से गाड़ी निकालो। तारा की बात सुनते ही निहाल ने फटाफट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक निहाल की गाड़ी सड़क पर इधर से उधर चलती रही। निहाल और तारा दोनों ही एकदम चुप थे। तारा हर्ष से बचने के लिए निहाल की गाड़ी में आकर बैठ तो गई थी, मगर अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल से क्या कहे। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी, क्योंकि उसकी क्लासेस के लिए लेट हो रहा था। निहाल अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि तारा को ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। तारा ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और फिर बोली, वो मुझे मेरी क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? जिस पर निहाल ने हैरानी से उसे पूछा, क्लासेस? कौन सी क्लासेस? तो तारा बैंक से हंसते हुए बोली, अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मैं ऑफिस के बाद इवनिंग कॉलेज जाती हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। सुनते ही निहाल के मुंह से निकला, व्हाट? इवनिंग क्लासेस? जिस पर तारा सरकास्टिकली बोली, हाँ, इवनिंग क्लासेस। ऑल थैंक्स टू यू, 2 बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं हीट ऑफ द मोमेंट में आकर तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। वैसे तुम गाड़ी यहाँ साइड में रोक दो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे मेरी क्लासेस के लिए बहुत लेट हो रहा है। निहाल चुपचाप आगे सड़क की तरफ देखकर गाड़ी चलाता रहा। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे बहुत गिल्टी महसूस हो रही थी कि उसकी वजह से तारा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए इवनिंग कॉलेज में क्लासेस ज्वाइन करना पड़ रहा था। तारा आगे बोली, देखो, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, आगे मैं मैनेज कर लूँगी। निहाल अभी चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ पल बाद पूछा, तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? तारा ने चुपचाप अपने कॉलेज का नाम बताया और निहाल ने गाड़ी उसके कॉलेज की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो कॉलेज के बाहर थे। तारा ने निहाल से पूछा, तुम्हें कॉलेज के बारे में कैसे पता? इस पर निहाल बोला, शायद तुम्हें पता नहीं, मगर इस कॉलेज का आर्किटेक्चर और लाइब्रेरी मैंने ही बनवाई है। अब हैरान होने की बारी तारा की थी। वो बोली, रियली? इस कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, पर थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी। अब मैं चलती हूँ, कहकर वो गाड़ी से उतरी और अपनी क्लासेस के लिए चली गई। निहाल कुछ पल खड़ा होकर उसे वहां से जाते देखता रहा, तो उसने आगे जाकर गाड़ी पार्किंग में लगाई और कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ चला गया। कुछ देर ऐसे ही आगे पीछे लाइब्रेरी में घूमने के बाद निहाल की नज़र तारा पर पड़ी। इसकी क्लास शायद खत्म हो गई थी और अब अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। निहाल वहीं पिलर के पीछे हुआ और दूर खड़ा होकर तारा को देखने लगा। तारा चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठी, कुछ किताबें ली और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। निहाल वहां बहुत देर खड़ा रहा। वहीं तारा पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। काफी देर उसे निहारने के बाद निहाल ने अपने कदम तारा की तरफ बढ़ा दिए। वो चलकर तारा के पास आया और उसके पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपना सर अपनी कोहनी पर टिकाकर तारा की तरफ देखने लगा। तारा, जिसका ध्यान अपनी किताबों में था, उसे नहीं पता था कि निहाल उसके पास आकर बैठ गया। मगर कुछ देर बाद तारा को फील हुआ कि जैसे कोई उसके साइड में बैठा उसे घूर रहा है। तारा ने जब सिर उठाकर देखा तो वो निहाल को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। फिर फुसफुसाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर निहाल बोला, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तारा ने उसे इशारे से धीरे बोलने के लिए कहा, फिर धीरे से बोली,
ये लाइब्रेरी है, यहाँ धीरे बात करो, नहीं तो तुम्हें और मुझे दोनों को यहाँ से बाहर फेंक देंगे। निहाल बैंक से हंसा और बोला, बाहर फेंक देंगे? आर यू सीरियस? तुम मुझे जानती नहीं क्या? मैं निहाल ओबराय हूँ। मैंने ही तो ये लाइब्रेरी बनवाई है। यहाँ पर कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। निहाल की ऐसी एटीट्यूड भरी बातें सुन तारा ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, हाँ हाँ ठीक है, जो भी है मुझे अपनी पढ़ाई करने दो और डिस्टर्ब मत करो। निहाल फिर बोला, वैसे मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। तो तारा बोली, ये लाइब्रेरी है और यहाँ बात नहीं करते। अब निहाल ने अपनी कुर्सी तारा की तरफ सरकाई और उसके थोड़ा सा करीब हो गया। फिर उसके कान के पास जाकर बोला, तो क्या करते हैं यहाँ पर? अब तारा खींचने लगी थी। उसने एक नज़र अपने आसपास देखा, फिर बोली, यहाँ किताबें पढ़ते हैं। इतना कहकर उसने किताबों की तरफ इशारा किया तो निहाल बोला, अरे हाँ, मैं भी तो यही करने आया था। मैं भी यहाँ किताब पढ़ने आया था। तो तारा ने इशारे से कहा, तो जाओ पढ़ो, मगर मुझे तंग मत करो। उसने अपनी आंखें वापस अपनी किताब में गड़ा ली और अपने नोट्स बनाने लगी। निहाल ने टेबल पर पड़ी एक किताब उठाई और उसे खोलकर उसके पन्ने आगे पीछे करने लगा। 2-4 मिनट बाद वो बोर हो गया और उसने वो किताबें बंद करके रख दी। फिर तारा की तरफ मुड़कर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, तो मेरी बात सुनोगी कि नहीं? जिस पर तारा खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना, यहाँ बात नहीं कर सकते। तुम चुप रहो और जो भी बात करनी है यहाँ से बाहर जाकर करना। मुझे मेरा काम करने दो। निहाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रहूंगा और तुम्हें मुझसे अभी बात करनी ही पड़ेगी। अब तारा बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी। उसने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये लाइब्रेरी है? हमें यहाँ से निकाल देंगे। तुम चुपचाप बैठकर कोई किताब नहीं पढ़ सकते? निहाल भी उसी टोन में बोला, तुम अपनी किताबें बाद में पढ़ना, मगर अभी मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बात करनी है। इतनी देर में वहां पर लाइब्रेरियन आकर खड़ी हुई और उन दोनों की तरफ गुस्से से घूरने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद तारा निहाल दोनों लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर खड़े थे और लाइब्रेरियन उनके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करती हुई बोली, लाइब्रेरी में बातें नहीं करते। आप दोनों को जो बात करनी है यहाँ से बाहर जाकर करिए। कहकर उसने जोर से दरवाजा पटक दिया और चली गई। तारा और निहाल ने कुछ पल एक दूसरे को देखा और तारा की हंसी छूट गई। वो जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी और बोली, तुम तो क्या कह रहे थे? तुम निहाल ओबराय हो? हाँ हाँ। वो अभी भी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तुम दी निहाल ओबराय हो? क्या कह रहे थे तुम? ये लाइब्रेरियन तुम्हें जानती है और तुम्हें यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और देखो, मेरे साथ साथ तुम्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया। कहकर एक बार फिर से अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। और वहीं उसके पास खड़ा निहाल, जिसे पहले तो लाइब्रेरियन पर अंदर बहुत गुस्सा आया, मगर जब उसने तारा को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखा तो उसका सारा गुस्सा फुर्र हो गया और वो बस तारा की हंसी में खो चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।